आज हम जेनेटिक्स का कंप्लीट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी रिवीजन कर रहे होंगे। मतलब सारे कंसेप्ट्स, एग्जांपल्स एंड एक्सपेरिमेंट विथ ऑल नीट पीवाईक्यूज सब कुछ मात्र 20 से 25 मिनट में याद करवा दूंगा। आराम से चौड़े होके बैठो, पूरा एनसीईआरटी तुम्हारे दिल और दिमाग में उतार दूंगा। तो शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहले हमारे पास दिए हुए डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। मतलब डीएनए और आरएनए का दोनों के बेसिक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। क्या? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। जो पेंटोज शुगर होता है, इसमें नाम से पता चल रहा है इसमें कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, एक राइबोज शुगर होता है, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। ठीक है, राइबोज शुगर किसमें प्रेजेंट होगा? आरएनए में प्रेजेंट होगा। डीऑक्सीराइबोज शुगर किसमें प्रेजेंट होगा? डीएनए में प्रेजेंट होगा। डिफरेंस क्या होता है भैया? इनके जो सेकंड नंबर का कार्बन है उस पे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? राइबोज शुगर बोलेंगे। अगर उस सेकंड नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप एब्सेंट है या फिर OH ग्रुप नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सीराइबोज। नाम से नहीं पता चल रहा है, वहां पे एक ऑक्सीजन कम है। डीऑक्सीराइबोज में सेकंड नंबर के कार्बन पे OH ग्रुप नहीं होता है। दैट्स इट। उसके बाद आता है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, पहला प्यूरिन एंड दूसरा पायरिमिडीन। प्यूरिन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरिमिडीन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ठीक है, मतलब प्यूरिन में कौन कौन से आए? AG, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरिमिडीन में कौन कौन से आए? CUT, कट, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। अब इसको याद कैसे रखना है? देखो, जो भी तुम्हारे AG है ना वो तुम्हारा जरूर काटेंगे। जो भी तुम्हारे AG, OG, बाबू सोना है ना वो तुम्हारा जरूर काटेंगे। हमारा भी कटा था, तुम्हारा भी कटेगा। AG दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन क्या है? प्यूरिन्स। और कट, CUT, कट, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल वो क्या है? पायरिमिडीन। क्लियर? अब इसके बाद वाले पैराग्राफ में हमारे पास दिया हुआ है पूरे चैप्टर की समरी, हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा आधा चैप्टर यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखो, जो भी इससे पहले वाले जेनेटिक्स वाले चैप्टर में मेंडल जी फैक्टर चिल्ला रहे थे, जो मेंडल जी हमारे पास फैक्टर चिल्ला रहे थे, वो हमें लास्ट तक पता चल गया था कि वो एक जीन होता है जो कि हमारे फिनोटाइप के लिए कोड करता है। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए से जीन जो डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है, डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन बोलेंगे। डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन बोलेंगे। किससे बनेगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से ही डीएनए बन रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज होगा। और अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। कौन करवाएगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बहुत सिंपल है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पे डिपेंड होकर वो क्या बनवा रहा है? आरएनए बनवा रहा है। डीएनए से आरएनए बन रहा है तो कौन करवाएगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद अगर आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। अब यहीं पर एक और बात सुन लो, तुम्हारी जीवन की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। देखो, अगर शुगर पर नाइट्रोजन बेस आकर जुड़ता है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। मतलब न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें होती हैं, नाइट्रोजन बेस और शुगर। नाइट्रोजन बेस शुगर से किस चीज से जुड़ा होता है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और अगर न्यूक्लियोसाइड पे आके फॉस्फेट जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। मतलब तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, नाइट्रोजन बेस और शुगर। किससे जुड़े होते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। फॉस्फेट किससे जुड़ा होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। क्लियर? चमका? उसके बाद आता है हमारे पास डीएनए। इसमें 4 वैल्यूज दी हुई हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। पूरी 4 वैल्यूज तुम्हें बाय हार्ट पूरे दिमाग में फिट होनी चाहिए। भले तुम अपनी बीवी का नंबर भूल जाओ लेकिन ये 4 नंबर तुम्हें बिल्कुल किसी भी कीमत पे नहीं भूलने हैं। सबसे पहले 5x बैक्टीरियोफेज, 5386 न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद आता है हमारे पास लैम्डा, 48502 बेस पेयर्स, 48502 बेस पेयर्स। उसके बाद आता है हमारे पास इकोलाई 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। 4.66 यहाँ पे है, 10⁶ याद रहेगा। उसके बाद आता है हमारे पास ह्यूमन डीएनए 3.3 इंटू 10⁹ 3 इंटू 3 क्या होता है? 9 होता है, तो याद रहेगा तो हमारे पास 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। ये किसमें है? हैप्लॉइड में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसका वैल्यू है? हैप्लॉइड का है। अगर तुम्हारे ह्यूमन सेल में अगर डीएनए का वैल्यू, बेस पेयर्स का वैल्यू पूछ लिया गया तो इसको डबल बताना है, 6.6 इंटू 10⁹ ये तुम्हारे हैप्लॉइड सेल का मतलब स्पर्म और ओवम का डीएनए कंटेंट है। अगर नॉर्मल सेल में पूछ लिया तो इसको डबल करके दैट इज 2n करके बताएंगे, 6.6 इंटू 10⁹। क्लियर? चमका? उसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो एक पेंटोज शुगर बना लो, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, उसके बाद नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5
C5 यहाँ पे होता है। C1 से क्या अटैच होता है? नाइट्रोजन बेस अटैच होता है। C5 से क्या अटैच होता है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। मतलब C1 से क्या अटैच होगा? नाइट्रोजन बेस अटैच होगा। C5 से क्या अटैच होगा? फॉस्फोरस ग्रुप अटैच होगा। ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है ना, इसके नीचे आके अटैच होगा। कहां से अटैच होगा? 3' जो पहला न्यूक्लियोटाइड का जो 3' वाला जो OH है वो खाली है ना, वहां पे आके अटैच होगा कौन? दूसरा न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। मतलब दूसरे कार्बन के 5' पे जो प्रेजेंट है फॉस्फोरस, वो कहां पे जाके अटैच होगा? 3' ऑफ प्रीवियस, दैट इज पहले वाला न्यूक्लियोटाइड। पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के 3' OH जो खाली था वहां पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड ले जाके हमने ऐड कर दिया। सिंपल एज क्लियर। मतलब तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें बस सिंपल सी इतनी बात याद रखनी है कि जो न्यूक्लियोटाइड चेन होता है उसके 2 एंड्स होते हैं। एक 5' एंड होता है, एक 3' एंड होता है। 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। 3' एंड पे क्या प्रेजेंट होता है? OH प्रेजेंट होता है। 3' एंड खाली होता है। तो कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसके 2 एंड्स होते हैं, 5' to 3' एंड। ठीक है, क्लियर? अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक बात, तुम कहीं पे स्टार मार के लिख लो। अब मैं तो बोल रहा हूँ एनसीईआरटी के बाहर ही लिख लो, या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर जहां पे जेनेटिक्स स्टार्ट हो रहा है वहीं पे बड़ा बड़ा स्टार मार करके लिख लो। कहीं भी कभी भी जब भी डीएनए और आरएनए बनेगा वो हमेशा 5' to 3' ही बनेगा। हमेशा 5' to 3' ही बनेगा। कहीं पे भी किसी कीमत पे डीएनए और आरएनए कहीं पे भी बन रहा है तो वो हमेशा 5' to 3' ही बनेगा। इस बात को तुम अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो। अब देखो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है जो तुम्हें अभी बताया मैंने। 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, 3' एंड पे खाली होता है जहां पे OH प्रेजेंट होता है। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो बैकबोन होता है वो किससे बनता है? शुगर और फॉस्फेट के चेन से। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, वो क्या बनाते हैं? बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दैट्स इट, क्लियर? इसके बाद आता है हमारे पास कहानी। कंसेप्ट वाला पार्ट खत्म। बिल्कुल पेन और एनसीईआरटी साइड में रख दो, आराम से चौड़े होकर बैठ जाओ। मैं तुम्हें पूरा कहानी नानी की तरह कहानी सुनाऊंगा, पूरा कहानी तुम्हें याद हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेडरिक मीजर जी आए। कब आए? 1869 में। 69 कभी तुम भूल ही नहीं सकते। इन्होंने क्या बोला? डीएनए को न्यूक्लिन बोला। सिर्फ इनका इतना काम था, इन्होंने डीएनए को क्या बोल दिया? न्यूक्लिन बोल दिया। उसके बाद आया हमारे पास वॉटसन एंड क्रिक। कब आए? 1953 में। वॉटसन और क्रिक जो आए उन्होंने चुरा लिया। क्या किया? चुरा लिया। किसका? विल्किंस और फ्रैंकलिन का एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। विल्किंस और फ्रैंकलिन जी ने दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके एक डाटा बनाया, एक डाटा तैयार किया। उस डाटा क्या बोलते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। और वॉटसन और क्रिक जी आए, वॉटसन और क्रिक आए और उन्होंने चुरा लिया। मेहनत नहीं करना, चुरा लो। एक्सपेरिमेंट नहीं करना, चुरा लो। और इस डाटा के एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेसिस पे उन्होंने क्या प्रपोज कर दिया? डबल हेलिक्स मॉडल। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। क्लियर? गॉट इट? उसके बाद आया हमारे पास एरविन चारगाफ। चार चीजें उन्होंने क्या बोला? कभी भी प्यूरिन के सामने हमेशा पायरिमिडीन होगा, एडेनिन के सामने हमेशा थाइमीन होगा। कहीं पे भी एडेनिन पाया जाएगा उसके सामने थाइमीन होगा। कहीं पे भी ग्वानिन पाया जाएगा उसके सामने साइटोसिन होगा। ए के सामने टी होगा, जी के सामने सी होगा। ये किसने बताया? हमारे पास एरविन चारगाफ ने। क्लियर? चमका? अब तुम बोलोगे अरे भैया आपने डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में कुछ बताया नहीं। जो वॉटसन एंड क्रिक ने चुरा के बनाया था डबल हेलिक्स मॉडल, उसके बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। तो सुनो, बहुत सिंपल सी बातें हैं, लाइन से हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या बोली? जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जो उसकी बैकबोन है, वो किससे बना होता है? शुगर फॉस्फेट चेन से बना होता है। बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड, जो बेस होंगे वो इनसाइड इनवर्ट प्रोजेक्ट होंगे, और जो बाहर की साइड में उसका बैकबोन किससे बनेगा? शुगर और फॉस्फेट से। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या बोला? दो जो चेन्स है वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होंगी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होंगी। एक अगर 5' to 3' है तो दूसरा 3' to 5' होगा। दोनों एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होंगी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होंगी। दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होंगी। क्लियर? चमका? थर्ड पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास कि जो दो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन होता है, ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन होता है। एडेनिन और थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। हमेशा प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन आता है, पायरिमिडीन के सामने प्यूरिन आता है, और ये हमारे पास कंफर्म क्या करता है? यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स। ये तुम्हारा असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
जो यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स होती है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमेशा प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन आता है, इस वजह से होता है। गॉट इट, क्लियर। उसके बाद जो डीएनए हेलिक्स होता है उसमें जो दो बेस पेयर्स है, ऊपर बेस पेयर नीचे बेस पेयर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 0.34 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 0.34 एंगस्ट्रॉम। और 10 बेस पेयर से मिलके क्या बनता है, एक पिच बनती है। मतलब 10 बेस पेयर से क्या मिलके बनता है, एक पिच बनता है। और एक पिच कितना डिस्टेंस होता है 3.4 नैनोमीटर। सिंपली है, अगर दो बेस पेयर्स के बीच में 0.34 नैनोमीटर की डिस्टेंस बनता है तो 10 बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस बनेगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.4 नैनोमीटर बनेगा। क्लियर। अगर यही वैल्यूज तुम्हारे नैनोमीटर की जगह पे एंगस्ट्रॉम में दी होंगी तो कर लोगे ना तुम लोग, नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद तुम्हें मैं गणित पढ़ाने तो जाऊंगा नहीं, तो अरे सिंपल है यार, एक पॉइंट बढ़ा देना एंगस्ट्रॉम में तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो पिच हेलिक्स की बात होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा, और जो दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा। क्लियर, गॉट इट। उसके बाद आता है हमारे पास सेंट्रल डोग्मा। किसने दिया था, क्रिक ने। किसने दिया था, क्रिक ने। इसमें सिंपली क्या बताया गया था, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। डीएनए टू आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, फिर प्रोटीन से एंजाइम्स बनता है जो कि बाकी पूरे बॉडी में काम करवाते हैं। इसमें सिंपली याद रखना, जो डीएनए से डीएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे। डीएनए टू आरएनए बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। आरएनए टू प्रोटीन बनेगा उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। लेकिन इसमें एक और बात है, कुछ वायरसेस होते हैं ना, लाइक कोरोना वायरस आया था ना हमारे पास, उसमें आरएनए टू डीएनए बन जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स भी होती है उसमें, आरएनए टू डीएनए बन जाता है, उसमें उल्टा भी हो जाता है। जैसे तुमने सुना होगा आरटीपीसीआर, उसका फुल फॉर्म ही क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो आरटीपीसीआर है उसमें भी सिंपली आरटीपीसीआर करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करते हैं। जब एनसीईआरटी लिखी गई थी तो उस टाइम उनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बारे में कुछ भी आता पता नहीं था, इसलिए इस सेंट्रल डोग्मा में कहीं पे भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तुम याद रखना। बाकी क्लियर, चमका। उसके बाद आता है हमारे पास पैकेजिंग ऑफ डीएनए मटेरियल। ठीक है, सिंपल इसमें क्या याद रखना है, सिंपल सी बात है, जो 2.2 मीटर का इतना लंबा डीएनए है उसको कैसे पैक करके इतने छुटकू से सेल में कैसे डाल देते हैं, तो उसको पैकिंग करते होंगे ना। देखो जो डीएनए होता है ना वो हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप होता है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये हो गया हमारे पास डीएनए, ये हमारे पास डीएनए हो गया, ये हमारे हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड ऐसे रैप होता है, ऐसे रैप हो गया। ये जो डीएनए होता है ना ये होता है एसिडिक नेचर का, जो हिस्टोन ऑक्टामर है वो होता है बेसिक नेचर का। इसको बेसिक क्यों लेते हैं, क्योंकि ये एसिडिक है, ये बेसिक है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको क्या लेते हैं, बेसिक लेते हैं। ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है ये बेसिक होता है, क्यों, दो अमीनो एसिड की वजह से। कौन कौन से, लाइसिन और आर्जिनाइन। लाइसिन और आर्जिनाइन की वजह से ये क्या होता है, बेसिक होता है। याद कैसे रखना है भैया, लाइसिन और आर्जिनाइन। ला मैं पैकेजिंग करवाता हूं, ये क्या बोलता है, ला मैं पैकेजिंग करवाता हूं, लाइसिन और आर्जिनाइन। क्लियर। तो डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप करके एक न्यूक्लियोसोम बनाता है। एक न्यूक्लियोसोम में कितने होते हैं, 200 बेस पेयर्स होते हैं, मात्र 200 बेस पेयर्स होते हैं। और चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। क्रोमेटिन फाइबर कैसा दिखता है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग जैसे। एक स्ट्रिंग होती है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड। ये कैसे दिख रहा है कि एक जो लाइन है एक धागे पे मोतियां लगी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। ऐसा दिखता है हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर फर्दर कॉइल और कंडेंस होकर क्या बनाता है हमारे पास, क्रोमोसोम, जो कि हमारे पास दिखता है ऑन द टाइम ऑफ डिवीजन। गॉट इट। हो गया तुम्हारा पैकेजिंग खत्म, नहीं, यहाँ पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आते हैं जो कि हायर लेवल पे पैकेजिंग करवाते हैं। इसमें सिंपल याद रखना, दो टाइप के पैकेजिंग करने के बाद दो टाइप के क्रोमेटिन बनते हैं, यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। जो यू क्रोमेटिन होता है वो लूजली पैक होता है, वो लूजली पैक होता है, और जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो डेंसली पैक्ड होता है। तो जो लूजली पैक्ड होगा उसी को तो खोल के हम उसको अलग अलग करके उसका ट्रांसक्रिप्शन करवा पाएंगे, उसका रेप्लिकेशन करवा पाएंगे। तो इसीलिए यू क्रोमेटिन जो कि लूजली पैक्ड होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और जो हेटेरोक्रोमेटिन जो कि डेंसली पैक्ड होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। क्लियर, चमका। नेक्स्ट वी हैव सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो इसमें पूरी कहानी है, पूरी कहानी बताऊंगा। पेन और एनसीईआरटी सामने रख दो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, पूरी कहानी याद हो जाएगी, सारे एक्सपेरिमेंट्स याद हो जाएंगे। देखो जो मीजर थे उन्होंने जो डीएनए था उसको न्यूक्लियन बोल दिया था। उसके बाद जो मेंडल जी है उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनको पता चल गया कि कुछ तो
कुछ तो है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, सिर्फ कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। उसके बाद आए हमारे पास ग्रिफिथ जी। ग्रिफिथ जी थे, उन्होंने चूहे मारे हैं अपने जिंदगी में, उनका एक ही काम था, चूहा मारो, ठीक है। उन्होंने चूहे मारे हैं, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया था। निमोनिया दो टाइप के थे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन था वो वायरुलेंट वाला था। वायरुलेंट वाला कौन था, एस स्ट्रेन। और जो आर स्ट्रेन था वो नॉर्मल था, इससे कोई डिजीज कॉज नहीं होता था। सीआईडी के एग्जांपल से याद रखो। देखो जो ग्रिफिथ जी थे, उन्होंने सिर्फ इतना बोला, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो डिजीज बैक्टीरिया में से नॉर्मल बैक्टीरिया में जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। उसके बाद हमारे पास दया, दैट इज एवेरी मैक्लियोड एंड मैकार्डी। उन्होंने बोला कि एक सैंपल लिया, उसमें प्रोटीएज डाला, दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ट्रांसफॉर्मेट फिर भी हो रहा था। उसके बाद उन्होंने आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाला, आरएनएस डाला, फिर भी ट्रांसफॉर्मेट हो रहा था। उसके बाद लास्ट में जाके उन्होंने डीएनएस डाला, दैट इज डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, तब जाके ट्रांसफॉर्मेट नहीं हो रहा था। तो यहां से साफ पता चल गया कि जो कुछ जा रहा है, जो ग्रिफिथ जी, जो एसीबी प्रथुवन जी जो बोल रहे थे कि कुछ तो जा रहा है, वो क्या है, डीएनए है। तो सबसे पहली बार किसने बताया था कि डीएनए इज ए हेरिडिटरी मटेरियल, एवेरी मैक्लियोड एंड मैकार्डी। लेकिन इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट, कोई खासा एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, तो इनकी बात को कोई मान नहीं रहा था, इनकी बात को कोई सुन नहीं रहा था। तो उसके बाद आए हमारे पास हर्से एंड चेज। हर्से एंड चेज जी आए, कौन है वो, एज अ डॉक्टर शाहरुख समझो, ठीक है। इनके पास मस्त डिग्री है, ये डॉक्टर है, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फुल फ्लैशेड एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे बताया कि डीएनए एक हेरिडेटरी मटेरियल है। इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर और फास्फोरस लिया। रेडियो एक्टिव सल्फर लिया जो कि सिर्फ प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बताना कौन कौन से होते हैं, सिस्टीन और मिथ्योनिन। तो सल्फर किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। और रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया जो कि सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया। तो अब जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो जहां जहां भी जाएगा हमें पता चल जाएगा। तो अगर सेल के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर पाया जाता है, जो कि सल्फर सिर्फ कहां पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, तो हमें पता चल जाएगा जो प्रोटीन चीज है वही सेल के अंदर जा रही है। तो प्रोटीन को हेरिडिटरी मटेरियल बोल देते, जो कि ऐसा नहीं हुआ। और अगर रेडियो एक्टिव फास्फोरस अंदर चला जाता है, जो कि फास्फोरस सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो अंदर जाने वाली चीज है वो क्या है, डीएनए है। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें लास्ट में जब हमने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, तो जो रेडियो एक्टिव जो सल्फर था वो बाहर सुपर नेटेंट में दिखा। तो इसमें साफ पता चल गया कि सल्फर तो अंदर नहीं गया, इसका मतलब प्रोटीन हेरिडेटरी मटेरियल नहीं है। और इसके जो सुपर नेटेंट था उसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। रेडियो एक्टिविटी कहाँ थी, सेल के अंदर। इसमें साफ पता चल गया कि जो फास्फोरस है वो अंदर चला गया है। तो फास्फोरस किस में प्रेजेंट होता है, वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए क्या है, हेरिडेटरी मटेरियल है। क्लियर, गॉट इट। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ग्रिफिथ जी ने क्या बोला, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो ऐसा है जो जा रहा है। ग्रिफिथ जी का रोल यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद है हमारे पास एवेरी मैक्लियोड एंड मैकार्डी। इन्होंने डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीएज यूज किए और सबसे पहली बार क्या बताया कि जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो डीएनए है। लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई, इनको कोई सुनता ही नहीं था, इनकी कोई बात ही नहीं सुनता था, इनको कोई किसी ने अप्रूवल नहीं दिया, तो इनकी बात को खारिज कर दिया गया। उसके बाद आया हमारे पास हर्से एंड चेज। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, इन्होंने अनइक्वोवोकल प्रूफ दिया। इन्होंने प्रूफ दिया कि किसके हेल्प से, रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर को यूज करके, जो कि फास्फोरस सिर्फ प्रेजेंट होता है किसमें, डीएनए में, सल्फर किसमें प्रेजेंट होता है, आरएनए में। इसके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने प्रूफ दिया कि जो भी हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। तो बाद में जाके जो हर्से और चेज का जो एक्सपेरिमेंट था इसको प्रूफ माना गया। क्लियर, गॉट इट। इसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारे आइडियल जो जेनेटिक मटेरियल है उसके कैरेक्टर्स हैं। अब इस बेसिस पे डीएनए को क्यों चुना गया आरएनए के रिस्पेक्ट में, देखो क्लियर सी बात है, जो डीएनए है उस पे 2-OH एब्सेंट है, तो यहाँ पे स्लो चेंजेस होंगे, लेस रिएक्टेबल होगा और मोर स्टेबल होगा, इसलिए डीएनए को अपर हैंड मिला। उसके बाद इसमें थायमिन प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ यूरासिल, ये एक एडिशनली स्टेबिलिटी देता है किसको, डीएनए को। ये बात मत भूल जाना, बहुत लोग इस बात को मिस कर जाते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कंक्लूजन पे क्या पहुंचे कि जो डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल है
और प्रीफर्ड एज ए स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखने के काम आता है। और जो आरएनए है वो बेटर कैंडिडेट है किसके लिए, ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो जाएगी वो किससे जाएगी, आरएनए से। तो क्लियर, गॉट इट। मतलब जो डीएनए है वो स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल के काम आता है और जो आरएनए है वो ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन के काम आता है, जो कि प्रोटीन बनवाता है। गॉट इट, क्लियर। अब आता है हमारे पास रेप्लिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से सुनना, पूरा याद हो जाएगा। देखो, जो डीएनए है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेमी कंजर्वेटिव होते हैं। मतलब एक स्ट्रैंड के अगर हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन पता है, एक स्ट्रैंड हमें पता है, तो उसका सामने वाला जो स्ट्रैंड है वो हम खुद बता देंगे। ए के सामने टी होगा, टी के सामने ए होगा, जी के सामने सी होगा, सी के सामने जी होगा। तो अगर हमें एक स्ट्रैंड की चीजें पता है तो दूसरी चीजें तो हम खुद बता देंगे। तो इसलिए डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सिंपल, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब यही होता है। क्लियर। अब इस सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे। मतलब जो वॉटसन एंड क्रिक थे उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव पहली बार बोल के डीएनए को तो चले गए, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिया। इसके बाद इसको प्रूव करने वाले सबसे पहले कौन थे, मेसेल्सन एंड स्टाल। मतलब जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है उसको दिया किसने था, वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था, मेसेल्सन और स्टाल ने। इन्होंने क्या किया था, सिंपली जो नाइट्रोजन है उसका हैवी आइसोटोप लिया था, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन नहीं, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन लिया था, दैट इज N15। इसमें ध्यान क्या रखना है, मेसेल्सन और स्टाल ने N15 नाइट्रोजन यूज किया था, जो कि एक हैवी आइसोटोप है किसका, नाइट्रोजन का। इसको अलग कैसे किया था इन्होंने, टेक्निक का नाम क्या था, डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, और इन्होंने मीडियम क्या लिया था, सीजियम क्लोराइड। दैट्स इट, क्लियर। उसके बाद आता हमारे पास टाइलर एंड कलिक, इन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को ही प्रूव किया था बाय द यूज ऑफ विसिया फावा, दैट इज फावा बीन को यूज किया था। और इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था, इन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। मतलब क्वेश्चन आए, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज करके विसिया फावा पे एक्सपेरिमेंट करके सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को किसने प्रूव किया था, तो आंसर जाएगा क्या, टाइलर एंड कलीग्स। तो यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट हुए थे किसको, सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव करने के लिए। पहला किसने किया था, मेसेल्सन और स्टाल ने, दूसरा किसने किया था, टाइलर और कलीग्स ने। क्लियर, गॉट इट। अब आता है हमारे पास रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, रियल कंसेप्ट्स। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, पूरा याद करवा दूंगा। देखो, सबसे पहले हमने डीएनए को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ऊरी साइड से, कहीं से भी शुरू नहीं कर देना है, हमें ऊरी साइड, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से उसको अनबाइंड करना है। अनबाइंड करके उसको खोल के क्या बना देना है, रेप्लिकेशन फॉर्क बना देना है। क्या बनेगा, रेप्लिकेशन फॉर्क। उसके बाद आएगा हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये बात तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दी थी, ये बात कभी नहीं बोलना है कि कभी भी डीएनए या फिर आरएनए बनेगा तो किस डायरेक्शन में बनता है, 5' to 3' डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3' to 5' वाला स्टैंड है वहां पे 5' to 3' डीएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये होगा हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डीएनए, इसमें कोई भी ब्रेक्स नहीं होंगे, यहाँ पे नॉर्मल डीएनए बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 5' to 3' कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होगी, सिंगल स्ट्रैंड में सिंथेसिस होगी। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो जहां तक खुला होगा वहां तक 5' to 3' एक सेगमेंट बन जाएगा। उसके बाद रेप्लिकेशन फॉर्क और खुलेगा, वहां से 5' to 3' एक और सेगमेंट बन जाएगा, और उसके बाद एक और रेप्लिकेशन फॉर्क थोड़ा सा और खुलेगा, वहां पे फिर 5' to 3' एक और डीएनए सेगमेंट बन जाएगा। तो मतलब जो एक स्ट्रैंड होगा वो कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस करवाएगा, वो क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड होगा। मतलब वहां पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है तो ये आगे निकल जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो डिसकॉन्टिन्यूअस बनेगा, मतलब वो डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है उसकी। पहले एक सेगमेंट बना, फिर दूसरा सेगमेंट बना, फिर तीसरा सेगमेंट बना, तो ये लैगिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, ये पीछे छूट जाएगा। कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होगी, आगे निकल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होगी, पीछे छूट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। गॉट इट, क्लियर, चमका। तो ये जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है ना, इनको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। इनको बाद में किससे जोड़ते हैं, डीएनए लाइगेज से जोड़ के एक सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं। तुमने बायोमोलिक्यूल और
बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ा होगा, जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, जो डीएनए को जोड़ने का काम करते हैं, वो कौन करते हैं? डीएनए लाइगेज करते हैं। तो सिंपली हमें रेप्लिकेशन में क्या क्या पढ़ा? डीएनए लेना है, उसको अनवाइंड कर देना है, अनवाइंड करने के बाद ओरी साइड से उसको खोलना है, खोल के रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स बनेंगे, 5' to 3' डीएनए रेप्लिकेशन करवाना है, एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा, एक डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा। डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को बाद में जाके डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया जाता है। क्लियर? चमका? इसके बाद आते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन पे। तुम ये बताओ, हम ट्रांसक्रिप्शन करवा क्यों रहे हैं? देखो, जो डीएनए है ना, उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो मैसेज है, वो पास ऑन कैसे होता है? ये प्रोटीन तक पहुंचता कैसे है? वो पहुंचते हैं आरएनए के थ्रू। तो डीएनए से जब आरएनए तो बनाना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि आरएनए को रीड करके ही हम क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे, और फिर प्रोटीन से क्या बनाएंगे? हम एंजाइम बनाएंगे। तो डीएनए से हमें आरएनए बनवाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसक्रिप्शन हमेशा एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का होता है। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, उसका एक स्ट्रैंड का ही हमेशा ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब पूछोगे भैया क्यों? यहाँ पे 2 रीजन दिया हुआ है। पहला, अगर हमने दोनों ही स्ट्रैंड का अगर हमने ट्रांसक्रिप्शन करवा लिया, दोनों से ही हमने 2 आरएनए बनवा लिए, तो ये दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि डीएनए भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री था। इन दोनों से हमने 2 आरएनए बनवाए, वो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो जब हम ये 2 बन के अलग होंगे, तो ये एक दूसरे से चिपक के डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे। तो फिर प्रोटीन कैसे बनेगा? उस पे जाके आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए कैसे बनेगा? वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा? वो दोनों ही एक दूसरे से जुड़ के क्या बना लेंगे? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसलिए जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ डीएनए का होता है। गॉट इट? क्लियर? अब आता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसमें 3 चीजें होती हैं, एक प्रोमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, और एक टर्मिनेटर होता है। क्या 3 चीजें होती है? प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। अब आ गए हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे। इसमें एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, कभी भी डीएनए या फिर आरएनए बनता है, वो किस पोलैरिटी में बनता है? 5' to 3' बनता है। इसमें कोई डाउट है नहीं। तो अगर 5' to 3' अगर आरएनए बन रहा है, तो किस पे बनेगा? 3' to 5' वाले पोलैरिटी पे बनेगा। अपोजिट पोलैरिटी वाले पे ही तो बनेगा। आरएनए बनेगा, वो उसका टेम्पलेट कौन सा होगा? 3' to 5' एंड वाला क्या होगा? उसका टेम्पलेट होगा। और उसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलेंगे? जो आरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगा, वो सिमिलर होगा, वो सेम होगा किसके? कोडिंग स्ट्रैंड के। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा? थाइमिन की जगह पे यूरासिल लगा होगा, जो कि आरएनए में लगता है। ठीक है, बाकी सब सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही आरएनए बन रहा है, तो वो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यहां देखो, अभी समझ में आएगा। देखो यहाँ देखो, ये जो डीएनए है, ये डीएनए है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं? अब ये जो आरएनए बना है, इस डीएनए के टेम्पलेट पे ये जो आरएनए बना है, ये भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और ये भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये दोनों चीजें तो सेम हुई ना। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है? ये आरएनए है, तो इसमें यूरासिल प्रेजेंट होगा। ये डीएनए है, तो इसमें थाइमिन प्रेजेंट होगा। बाकी सब तो ये सेम होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। गॉट इट? क्लियर? तो अब ध्यान रखना, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, वो एज ए टेम्पलेट काम करता है फॉर द आरएनए फॉर्मेशन, और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, उसका कोडोन, उसकी जो कोडिंग होती है, वो सेम होती है किसके? आरएनए से। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोडिंग स्ट्रैंड के अप स्ट्रीम पे क्या है, डाउन स्ट्रीम पे क्या है। तो इसमें एक सिंपल सी बात याद रखनी है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो, जो भी रेफरेंस लेना है ना, वो किसके रिस्पेक्ट में लेना है? विथ रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। अब इसको हम साफ साफ क्लियरली बता सकते हैं कि जो प्रोमोटर होता है, वो अप स्ट्रीम प्रेजेंट होता है किसके? स्ट्रक्चरल जीन के, दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड। और जो टर्मिनेटर होता है, वो डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट होता है किसके? स्ट्रक्चरल जीन के, दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड। जो भी रिस्पेक्ट में लेना है, जो भी हमें रेफरेंस लेना है, वो कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में लेना है। क्लियर? समझ में आया? अब आते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। देखो, ये 3 स्टेजेस में होता है। पहला इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनलाइजेशन। कौन कौन से? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनलाइजेशन। इनिशिएशन में क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए से हम आरएनए बना रहे हैं, डीएनए पे डिपेंड होकर हम आरएनए बना रहे हैं, तो कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम आएगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? इसमें एक इनिशिएशन फैक्टर आता है, जिसको क्या बोलते हैं? सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। ये क्या करवाता है? स्टार्ट करवाता है। एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्टार्ट। क्लियर? उसके बाद होता है इलोंगेशन।
पूरा आरएनए बनता है। और लास्ट में आता है हमारे पास रो फैक्टर। ये क्या करवाता है? टर्मिनेशन करवाता है। ये हमेशा रोता रहता है, रो फैक्टर हमेशा रोता रहता है। और ये क्या करवाता है? जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको एंड करवाता है। गॉट इट? उसके बाद आता है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है और हर साल क्वेश्चन आता है। देखो नीट 2021, 23 और 24 लगातार यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है और यहाँ से तुम गलत करके आते हो। तो इसमें एक सिंपल सी सिंप्लीफायर की एक सिंपल सी बात याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज 1 से 8 वाली चीजें बनेंगी। क्या? 28, 18 और 5.8 SrRNA। देखा, जो भी 8 वाली चीजें हैं वो आरएनए पॉलीमरेज 1 से बनेंगी और आरएनए पॉलीमरेज 2 से mRNA बनेगा और बाकी सारी चीजें किससे बनेंगी? आरएनए पॉलीमरेज 3 से। तो इसमें सिंपल से क्या याद रखना है? आरएनए पॉलीमरेज 1 से 8 वाली चीजें बनेंगी, आरएनए पॉलीमरेज 2 से mRNA बनेगा और बाकी सारी जो भी बची हुई चीजें हैं वो आरएनए पॉलीमरेज 3 से बनेंगी। क्लियर? गॉट इट? समका? और लास्ट आता है हमारे पास स्प्लाइसिंग। देखो ये जो आरएनए बनता है ना वो एक एचएनआरएनए के फॉर्म में बनता है, मतलब ये बाद में जाके फिर मॉडिफाई किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग बोलते हैं। इसमें 3 प्रोसेस है। सबसे पहले स्प्लाइसिंग में कैपिंग करवाई जाएगी। एट द 5' एंड मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग करवाई जाएगी और 3' एंड पे टेलिंग करवाई जाएगी, मतलब पॉलीएडेनाइजेशन करवाया जाएगा। मतलब लास्ट में 3' एंड पे 200 से 300 एडेनिन को ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास स्प्लाइसिंग। देखो जो डीएनए से डायरेक्ट आरएनए बनता है ना वो एचएनआरएनए बनता है। उसमें एक्सॉन और एंट्रॉन दोनों होते हैं। उसमें एंट्रॉन्स को काट कर निकाल दिया जाता है। इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अब इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन में कंफ्यूजन बहुत होती है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो इंट्रॉन होते हैं ना वो इंटरफियर कर रहे होते हैं। इंट्रॉन इंटरफियर कर रहे होते हैं, इसलिए इनको काट कर निकाल दिया जाता है। गॉट इट? क्लियर? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग बोलते हैं। यहां हो गया तुम्हारा पूरा ट्रांसक्रिप्शन खत्म। क्लियर? देखो इसमें सिंपली बात याद रखना, जो भी कोडोन्स होते हैं ना वो ट्रिपलेट इन नेचर होते हैं। किसने दिया था? जॉर्ज गमाओ ने दिया था। कैसे दिया था? बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं। कभी मेरे डिटेल लेक्चर कभी पढ़ाने का मौका मिला तो जरूर बताऊंगा। खैर नेक्स्ट हमारे पास दिया है हरगोविंद सिंह खुराना। इन्होंने होमोपॉलीमर और कोमोपॉलीमर की यूज करके इंस्ट्रूमेंटली इस ट्रिपलेट नेचर को प्रूव किया था। उसके बाद आता है हमारे पास निरेनबर्ग। उन्होंने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस सबसे पहली बार डिसफर्ड किया था। जो कोडोन थे उसको डिसफर्ड किसने सबसे पहली बार किया था? निरेनबर्ग ने किया था। और जो ओकवा थे उन्होंने क्या किया था? सेल फ्री सिस्टम में टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बिना टेम्पलेट के उन्होंने आरएनए बना के दिखा दिया था। किसने? ओकवा जी ने। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास दिया है साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है और लिख के दे रहा हूं तुम्हारे नीट 2025 में यहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है? जो कोडोन होते हैं वो ट्रिपलेट इन नेचर होते हैं। 61 कोडोन जो होते हैं वो किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे होते हैं। लेकिन जो 3 कोडोन होते हैं UAA, UAG, UGA वो किसी के लिए भी कोड नहीं कर रहे होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडोन्स बोलते हैं। सेकंड जो कोडोन होते हैं वो डीजेनरेट इन नेचर होते हैं। मतलब क्या है? सिंपली जो एक अमीनो एसिड है वो एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो सकता है, मल्टीपल कोडोन से कोड हो सकता है एक ही अमीनो एसिड, उसको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट इन नेचर बोलते हैं। थर्ड जो कोडोन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में होते हैं, उसमें कोई पंक्चुएशन नहीं होता है। फोर्थ यूनिवर्सल इन नेचर होता है, मतलब अगर ह्यूमन बॉडी में EUG अगर मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है तो भालू हो, बकरी हो, चाहे बैक्टीरिया हो, उस सब में जो AUG होगा वो मिथ्योनिन के लिए ही कोड कर रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इन नेचर। तभी तो तुमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा कि तुम बैक्टीरिया में इंसुलिन बना के अपने बॉडी में यूज करते हो, क्योंकि जो कोडोन्स होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ AUG जो होता है उसको डुअल फंक्शन होते हैं। एक पहले तो ये स्टार्ट कोडोन होता है, दूसरा ये मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ UAA, UGA, UAG। ये 3 जो कोडोन होते हैं ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडोन बोलते हैं। क्लियर? और अब आ गए हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्या? ट्रांसलेशन पे। हाँ मुझे पता है लैक ओपिनियन वगैरह भी बचा हुआ है, लेकिन वो तो मैं रील पे ही निपटा दूंगा भाई। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन में तुम ये देख लो, तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन था, DNA था, उसका हमने ट्रांसक्रिप्शन करवा के क्या बनाया? RNA बनवाया।
क्या mRNA बनवाया। अब आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एक mRNA होता है, एक tRNA होता है, एक rRNA होता है। जो mRNA होता है वो तो तुम्हें सिंपल सा पता है कि डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं, mRNA बोलते हैं। और जो tRNA होता है वो ट्रैक्टर आरएनए होता है, मतलब वो हमेशा अमीनो एसिड को लेके घूमता रहता है, इसको कैरी करके घूमता रहता है। कहीं पे भी mRNA दिखे इसके पास एंटीकोडोन होता है, mRNA के पास कोडोन होता है, वहां पे जाके ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे अटैच हो जाता है। बस इसका इतना ही काम होता है। उसके बाद आता है हमारे पास rRNA, ये 2 सब यूनिट में होता है, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, और यही एक्चुअल में ट्रांसलेशन करवाता है। गॉट इट क्लियर। तीनों आरएनए का तुम्हें फंक्शन याद हो गया, क्लियर। इसमें ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि जो टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ लाइक होता है, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्टेड एल शेप होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक होगा और एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या, इन्वर्टेड एल टाइप होगा। अब आ जाओ ट्रांसलेशन प्रोसेस पे, होता कैसे है। देखो, सबसे पहले होता है एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड। इसमें जो टीआरएनए होता है ना, जो ट्रैक्टर आरएनए होता है ना, वहां पे अमीनो एसिड की लोडिंग होती है। ठीक है, अमीनो एसिड होता है वो एटीपी का यूज करके टीआरएनए पे अटैच होता है, वहां पे लोड होता है, और ये जो टीआरएनए है वो जाके अपने चचा एमआरएनए पे अटैच होता है, क्योंकि इसके पास होता है एंटी कोडोन और इसके पास क्या होता है, कोडोन होता है। तो ये स्पेसिफिक जगह पे जाके जिस अमीनो एसिड के लिए ये कोडोन कोड कर रहा होगा, तो टीआरएनए अमीनो एसिड को इसको स्पेसिफिक कोडोन पे ले जाके अटैच करवा देता है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारे पास नवाब साहब। नवाब साहब कौन, आरआरएनए स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, वो इससे अटैच होते हैं और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। टीआरएनए अमीनो एसिड को लाके इसके स्पेसिफिक कोडोन पर अटैच करवाते जाते हैं, और जो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दैट इज आरआरएनए है, उसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे होता है इसका इलोंगेशन, और लास्ट टर्मिनेशन कैसे होता है, बाय द स्टॉप कोडोन। अब बताओ, स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए नहीं है, तो टीआरएनए नहीं है तो वहां पे कोई अमीनो एसिड लेके नहीं जाएगा, तो वहां पे कोई आगे प्रोसेस जा ही नहीं पाएगा। तो स्टॉप कोडन पे क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन खत्म हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। इतना सिंपल सा था ट्रांसलेशन, क्लियर, चमका। इसमें एक और बात याद रखना, यूटीआर्स, अनट्रांसलेटेड रीजन। देखो, जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, जो एमआरएनए का पार्ट जिसमें सच में ट्रांसलेशन हो रहा है, एयूजी से स्टार्ट हो रहा है और स्टॉप कोडन तक जहां तक जा रहा है, उसके पहले भी कुछ रीजन होंगे, उसके बाद में भी कुछ रीजन होंगे। तो इस स्ट्रक्चरल जीन के जो पहले वाला रीजन है और इसके बाद वाला रीजन है, इसको ही क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। इसको ही क्या बोलते हैं, यूटीआर्स। क्लियर, चमका, खत्म। भाई साहब, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन हर साल नीट में यहां से पूछे जाते हैं। 40 मार्क्स, समझ रहे हो तुम, 40 मार्क्स। तुम सिर्फ इस वीडियो को सेव कर लो, नीट में जाने से पहले 2 बार देख लेना, तुम्हारा एक क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा। और